Hello everyone and welcome back to my playlist of physiology which we are studying from Guyton, and today we are going to start chapter number 35 which is about resistance of the body to infections, जिसमें हम immunity की भी बात करेंगे और allergy को भी थोड़ा सा touch करेंगे. And actually I'm going to divide this chapter into two videos. So today is part number 1 and then I will separately upload part number 2. So let's start the chapter without any delay. The human body has the ability to resist almost all types of organisms or toxins that tend to damage the tissues and organs. So this is our inbuilt capacity. हम सब इस capacity के साथ we are born with this कि we have the capacity to fight with any foreign substance. अगर कोई बैक्टीरिया हमारी बॉडी में एंटर होता है या वायरस एंटर होता है या कोई और टॉक्सिन एंटर होता है, so the body has this property of fighting against that foreign substance. और इस ability को हम नाम देते हैं immunity. So immunity means the capacity to fight against foreign substances. Much of the immunity is acquired. Acquired का मतलब ये है, देखो कुछ चीजें वो हैं जिनके साथ हम पैदा होते हैं. Suppose there is a baby here and this baby is born with some sort of defense mechanism. For example, this baby की body is covered with skin. So skin is overall a very important defense system, क्योंकि अगर आपकी skin पूरी intact है तो कोई बैक्टीरिया skin से अंदर आपकी बॉडी में एंटर नहीं हो सकता unless there is a breach. अगर यहाँ पे कोई जख्म है, कोई कट लगा हुआ है, तब स्किन से बैक्टीरिया एंटर होगा. अदरवाइज योर स्किन इज एब्सोल्युटली वाटर प्रूफ, योर स्किन इज एब्सोल्युटली बैक्टीरिया प्रूफ, इट इज एब्सोल्युटली वायरस प्रूफ. सो अगर इंटैक्ट स्किन है, द स्किन इज एब्सोल्युटली हेल्दी एंड देयर इज नो डैमेज इन द स्किन, नो वाटर, नो बैक्टीरिया, नो वायरस कैन एक्चुअली क्रॉस थ्रू द स्किन. सो दिस इज काइंड ऑफ एन इम्यूनिटी ऑफ योर बॉडी और आप इसके साथ पैदा होते हैं. सिमिलरली यू हैव WBCs such as macrophages. Similarly you have a lot of enzymes in your body which prevent you from several invading organisms such as lysozymic enzyme है, such as gastric enzymes हैं. So ये वो चीजें हैं जिनके साथ बच्चा पैदा होता है. वो तमाम इम्यून सिस्टम के मैकेनिज्म्स with which we are actually born with, they are all known as innate immune system. Innate immune system मतलब वो औजार, वो हथियार जिनके साथ हम पैदा होते हैं, जो बचपन से हमारी बॉडी में काम कर रहे हैं, they are all known as innate immune system. लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम, जैसे जैसे हम बड़े होते हैं, नाउ दिस बेबी फॉर एग्जांपल इज ग्रोन अप इनटू अ बिग एडल्ट गाय एंड दिस बिग गाय हैज नाउ मोर सोर्सेज ऑफ इम्यूनिटी. फॉर एग्जांपल इसमें अब T सेल्स मैच्योर हो जाएंगे, इसमें B सेल्स मैच्योर हो जाएंगे. तो ये जो नए सेल्स मैच्योर हुए हैं ये विद द पैसेज ऑफ टाइम होते हैं. इनके साथ वी आर नॉट बॉर्न विद, यानी द T एंड द B सेल्स आर नॉट मैच्योर एट द टाइम ऑफ बर्थ. होता ये है कि जब बेबी पैदा होता है तो इट्स अ नाइव इनोसेंट लिटिल बेबी, और वक्त के साथ साथ द बेबी सीज अ लॉट ऑफ बैक्टीरिया एंड वायरसेस ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ द लाइफ. यानी बच्चा जब जाहिर है दूध पिएगा, बड़ा होकर कुछ खाना शुरू करेगा तो बहुत सारे बैक्टीरिया इसकी बॉडी में एंटर होंगे. तो हम ये कह सकते हैं कि जैसे जैसे ये बेबी ग्रो करेगा द बेबी विल बी एक्सपोज्ड टू सम एंटीजेंस. एंटीजेंस हम कहते हैं किसी भी ऐसी चीज को जो बॉडी में इम्यून रिएक्शन को इनिशिएट करता है. नाउ दीज एंटीजेंस कैन बी बैक्टीरियल एंटीजेंस, दे कैन बी वायरल एंटीजेंस, दे कैन बी अदर प्रोटीन्स, दे कैन बी parasites and whatnot. So antigen is anything which can initiate the immune response in the body. Okay, so ऐसे तमाम इम्यून मैकेनिज्म्स जो विद द पैसेज ऑफ टाइम डेवलप होते हैं आफ्टर एक्सपोजर ऑफ एंटीजेंस, उन तमाम को हम नाम देते हैं एक्वायर्ड इम्यून सिस्टम. सो इम्यूनिटी को बेसिकली इन दो टाइप्स में डिवाइड किया जाता है. एक को हम कहते हैं इनेट इम्यूनिटी, यानी इनेट इम्यूनिटी वो तमाम गैजेट्स हैं जिसके साथ बच्चा पैदा होता है, और एक्वायर्ड इम्यूनिटी वो तमाम गैजेट्स हैं जो विद द पैसेज ऑफ टाइम एक्वायर होते हैं लाइफ में. द इनेट इम्यूनिटी इज ऑल्सो नोन एज एडेप्टिव इम्यूनिटी. ये नॉमेनक्लेचर जरूरी है समझना ताकि आपको इस चैप्टर के आउटसाइड से पता हो कि व्हाट इज इनेट इम्यून सिस्टम, व्हाट इज एक्वायर्ड इम्यून सिस्टम, एंड द एक्वायर्ड इम्यून सिस्टम इज ऑल्सो कॉल्ड द एडेप्टिव इम्यून सिस्टम. ठीक है, सो एक्वायर्ड इम्यूनिटी की बात मैंने आपको समझा थी, दैट डज नॉट डेवलप अंटिल आफ्टर द बॉडी इज फर्स्ट अटैक बाय बैक्टीरियम और वायरस और टॉक्सिन. यानी जो एक्वायर्ड इम्यूनिटी है वो विद द पैसेज ऑफ टाइम डेवलप होगी ओनली आफ्टर एक्सपोजर टू एंटीजेंस.
An additional element of immunity that results from general processes rather than from the processes directed at a specific disease organism is called innate immunity. So this innate immunity is something with which the person is born with. This does not require exposure. जो हम exposure किस चीज का एक्सपोजर भाई, एंटीजन का एक्सपोजर, एंटीजन की एक्सपोजर की जो बात करते हैं, दिस इज रिलेटेड टू द एक्वायर्ड इम्यूनिटी, नॉट विद द इनेट इम्यूनिटी. ओके, और इनेट इम्यूनिटी में क्या क्या चीजें शामिल हैं, वो कौन कौन से औजार या हथियार हैं जिनके साथ हम ऑलरेडी पैदा होते हैं, वो मैंने यहाँ आपको बताए हैं. स्किन, WBCs, एंजाइम, सो वो सब यहाँ लिखे हुए भी हैं. यू सी हियर रेजिस्टेंस ऑफ स्किन to invasion of organisms, phagocytosis of bacteria by immune cells such as macrophages and neutrophils, यानी हम WBCs के साथ पैदा होते हैं. There is destruction of the swallowed organisms by digestive enzymes. This is something which we are born with. There are some other chemicals in the body such as lysozyme that destroy bacteria, some basic polypeptides which react and inactivate certain types of gram-positive bacteria. We have the complement सिस्टम जिसके साथ हम ऑलरेडी पैदा होते हैं, द नेचुरल किलर सेल्स. तो ये तमाम वो मैकेनिज्म्स हैं जो इनेट इम्यूनिटी का पार्ट हैं. मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं कि इनेट इम्यूनिटी मींस समथिंग विद विच वी आर बॉर्न विद, जिसके साथ हम पैदा होते हैं, यानी जो एक्सपोजर, एंटीजेनिक एक्सपोजर पे डिपेंडेंट नहीं होती. ओके, नाउ दिस इनेट इम्यूनिटी मेक्स द ह्यूमन बॉडी रेजिस्टेंट टू डिजीज सच एज सम पैरालिटिक वायरल इन्फेक्शन. सो ये जो सारी प्लानिंग है आपकी बॉडी की, जो इम्यून सिस्टम है जो ऑलरेडी आपकी बॉडी में इंस्टॉल होता है, जिसके साथ आप इस दुनिया में आते हैं, तो ये बेसिक इंस्टॉलेशन है. यानी जब आप एक कंप्यूटर लेते हैं तो यूजुअली उसमें विंडोज़ इंस्टॉल हुआ होता है ताकि आप बाकी सॉफ्टवेयर्स उसमें इंस्टॉल करें. सो ये बेसिक विंडोज़ है, बेसिक ऑपरेटिंग सिस्टम है जो आपके सिस्टम, आपकी बॉडी में इंस्टॉल्ड है, और इसकी वजह से हमारी बॉडी बहुत सारे इन्फेक्शन से हमको बचाती है. बट दिस इज़ नॉट इनफ. ऑब्वियसली वी नीड मोर स्पेशलाइज्ड टाइप ऑफ इम्यूनिटी. जैसे कंप्यूटर्स में होता है, जब आप लैपटॉप परचेज करते हो, सो सिंपल ऑपरेटिंग सिस्टम इज़ नॉट इनफ. आपको उसमें माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस भी चाहिए, आपको उसमें एडोब एक्रोबैट भी चाहिए, उसमें और बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स चाहिए, और आजकल तो ऑब्वियसली आप लोग रील्स बनाते हैं, यूट्यूब वीडियोस बनाते हैं, सो यू नीड अ लॉट ऑफ डिफरेंट सॉफ्टवेयर्स फॉर एडिटिंग, वीडियो एडिटिंग, ऑडियो एडिटिंग एंड व्हाट नॉट. तो वो सब चीजें जो विद द पैसेज ऑफ टाइम आप अपने लैपटॉप में इंस्टॉल करते हैं, वो सब कहलाते हैं एक्वायर्ड, यानी विद द पैसेज ऑफ टाइम. और जिनके साथ आपका लैपटॉप आपके पास आता है, दैट इज इनेट. समझ में आ गया आप कॉन्सेप्ट? ओके, इनेट सिस्टम और एक्वायर्ड सिस्टम का. तो अब इस चैप्टर में ज़्यादातर बात होगी एक्वायर्ड इम्यूनिटी की, और एक्वायर्ड इम्यूनिटी के जो इंपॉर्टेंट की प्लेयर्स हैं उनके बारे में बात करेंगे. तो आइए स्टार्ट करते हैं. एक्वायर्ड इम्यूनिटी विच इज ऑल्सो नोन एज एडेप्टिव इम्यूनिटी. सो दीज आर दी सिनोनिमस वर्ड्स. ओके, इन एडिशन टू इट्स जनरलाइज्ड इनेट इम्यूनिटी, ये इनेट इम्यूनिटी तो सबके पास होती है, एंड इट्स वेरी जनरलाइज्ड. देखें, फिजियोलॉजी में ना एक एक वर्ड इंपॉर्टेंट है. गाइटन इसीलिए काफ़ी लेंदी बुक हो जाती है पढ़ने में कि एक एक वर्ड पे डिस्कशन बाज़ोकात इट डिमांड्स डिस्कशन, इट डिजर्व्स डिस्कशन. अब जैसे इनेट इम्यूनिटी के बारे में इन्होंने बड़े मज़े से एक वर्ड यूज़ कर दिया, जनरलाइज्ड. क्या मतलब है? मतलब मैं बताता हूँ. देखें, सपोज यहाँ पे एक न्यूट्रोफिल है. सो दिस न्यूट्रोफिल has the capacity to engulf a bacteria. So what it will do is it will move towards the bacteria and ultimately engulf the bacteria. और final picture ये होगी कि this is the neutrophil और bacteria इसके अंदर आ गया और एक vacuole बन गया. यहाँ से lysosome अपने enzymes release करेगा and the bacteria will be killed. This is the process which is known as phagocytosis. Phagocytosis का मतलब ये है कि बैक्टीरिया को खा गया ये न्यूट्रोफिल. अब ये जो न्यूट्रोफिल है, ये बैक्टीरिया खाने से पहले चेक नहीं करता कि मैं कौन सा बैक्टीरिया खा रहा हूँ. इसको जो बैक्टीरिया नजर आएगा इसको ये फैगोसाइटोस कर जाएगा, इसको जो भी पार्टिकल नजर आएगा ये इसको फैगोसाइटोस कर जाएगा. दिस इज नोन एज जनरलाइज्ड सिस्टम. जनरलाइज्ड सिस्टम का मतलब ये है कि ये स्पेसिफिक नहीं है. अभी हम थोड़ी देर में बात करेंगे कि बाज इम्यून सिस्टम बड़े स्पेसिफिक होते हैं. फॉर एग्जाम्पल, आपका टी सेल है. आपका टी सेल अगर यहाँ पे 4 तरह के एंटीजेंस पड़े में, फॉर एग्जाम्पल एक ऐसा ट्राइंगल है, एक सर्कुलर है, एक स्क्वायर है और एक स्टार शेप्ड है, और टी सेल के पास जो रिसेप्टर है वो सिर्फ
ट्रायंगुलर एंटीजन को बाइंड कर सकता है, तो सिर्फ ये वाली एंटीजन बाइंड होगी, बाकी एंटीजन्स बाइंड नहीं होंगी। इसका मतलब ये हुआ कि जो टी सेल्स हैं दे आर वेरी सिलेक्टिव, दे आर नॉट जनरलाइज। ऐसा नहीं है कि टी सेल जाके इसको किसी को भी बाइंड कर लेगा, ना बाबा, ऐसा नहीं होना। इट इज़ वेरी वेरी स्पेसिफिक। सो इसको हम कहते हैं कि द टी सेल्स आर वेरी सिलेक्टिव, या दूसरा वर्ड यूज किया जाता है, दे आर वेरी स्पेसिफिक फॉर देयर बाइंडिंग एंड रिकॉग्निशन ऑफ एंटीजन्स। लेकिन न्यूट्रोफिल स्पेसिफिक नहीं है बॉस, न्यूट्रोफिल्स आर वेरी नॉन स्पेसिफिक, यानी इनको जो भी गंद कचरा नजर आएगा इन्होंने जाके उसको फैगोसाइटोस कर लेना है, इंगल्फ कर लेना है। सो ऐसे सिस्टम के लिए, और ये न्यूट्रोफिल कौन सा इम्यूनिटी बनाते हैं, ये बनाते हैं इन्नेट इम्यूनिटी। तो जो इन्नेट इम्यूनिटी है वो नॉन स्पेसिफिक होती है, जो इन्नेट इम्यूनिटी है वो जनरलाइज्ड होती है, वो किसी भी चीज को इंगल्फ कर लेती है। लेकिन जो एडेप्टिव इम्यूनिटी है वो सिलेक्टिव होती है, जो एडेप्टिव इम्यूनिटी है वो स्पेसिफिक होती है। टी लिम्फोसाइट इज एन एग्जांपल ऑफ एडेप्टिव इम्यूनिटी। बिल्कुल इस तरह बी सेल्स हैं, द बी सेल्स रिकॉग्नाइज स्पेसिफिक पार्टिकल्स, और वो स्पेसिफिक पार्टिकल ही बाइंड कर सकता है बी सेल पे। सो अगर स्पेसिफिक पार्टिकल्स को बाइंड करें और बाकी पार्टिकल्स को बाइंड न करें, दिस इज व्हाट वी कॉल सिलेक्टिव या स्पेसिफिक इम्यूनिटी। ओके, अब ये देखो इतना सा वर्ड था, इन एडिशन टू द जनरलाइज्ड इनेट इम्यूनिटी। जनरलाइज का मतलब समझ में आया कि जनरल मतलब इट विल इंगल्फ एनीथिंग। The human has the ability to develop extremely powerful immunity against individuals invading such as lethal bacteria, virus, toxins, and even the foreign tissues from other animals. This ability is known as acquired immunity या adaptive immunity. Acquired immunity is caused by a special immune system that forms antibodies or activates lymphocytes. अब ये जितना भी acquired immunity की स्टोरी है वो दो सर्किट्स पे घूम रही होती है। सो व्हेनेवर वी टॉक अबाउट एक्वायर्ड इम्यूनिटी, कुछ बातें जो आपको याद रखनी है। नंबर वन, मैंने आपको बताया कि जो एक्वायर्ड इम्यून सिस्टम है दैट इज वेरी वेरी स्पेसिफिक। ठीक है, ये पर्टिकुलर एंटीजन के साथ बाइंड करता है, हर एक के साथ नहीं। नंबर, ये दोस्त लोगों की तरह है यार, बाज लोग होते हैं जो हर महफिल में जाके हर एक से घुल मिल जाते हैं, दे हैव अ वेरी जनरलाइज फ्रेंड सर्कल, जिससे मिलेंगे बस वो दोस्त है। लेकिन बाज लोगों का फ्रेंड सर्कल बहुत ही स्पेसिफिक होता है, वो बहुत ही सिलेक्टेड लोगों को फ्रेंड्स बनाते हैं, बहुत ही स्पेसिफिक लोगों से घुलते मिलते हैं। तो ऐसे लोग एडेप्टिव इम्यूनिटी के फॉर्मूला को फॉलो कर रहे हैं, और जो बिल्कुल जनरलाइज हैं वो इनेट इम्यूनिटी के फॉर्मूला को फॉलो कर रहे हैं। ओके, और दूसरी बात एक्वायर्ड इम्यूनिटी के हवाले से जो आपको याद रखनी है कि दे आर आइदर मेड अप ऑफ बी लिम्फोसाइट्स और दे आर आइदर मेड अप ऑफ टी लिम्फोसाइट्स। सो एक्वायर्ड इम्यूनिटी इज बेसिकली मेड अप ऑफ लिम्फोसाइट्स। नाउ दिस कैन बी बी लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट। अच्छा, बी लिम्फोसाइट्स वो सेल्स हैं, दीज आर स्मॉल लिटिल सेल्स, जिनसे एक बड़ी काम की चीज बनती है, और वो चीज कहलाती है एंटीबॉडी। सो बी लिम्फोसाइट्स प्रोड्यूस एंटीबॉडी, और टी लिम्फोसाइट्स दे आर आल्सो स्मॉल लिटिल नेस्टी सेल विद अ बिग न्यूक्लियस, और इनका काम है सेल्यूलर रिस्पॉन्स, यानी या तो इन सेल्स में से केमिकल्स रिलीज होते हैं और वो केमिकल्स जाकर के नियर बाय बैक्टीरिया को फायर करके ख़त्म कर देते हैं। ऐसे टी सेल्स को हम नाम देते हैं साइटोटॉक्सिक टी लिम्फोसाइट या CD8 पॉजिटिव टी लिम्फोसाइट, साइटोटॉक्सिक। और एक कैटेगरी इन टी लिम्फोसाइट्स की वो होती है जिनको हम नाम देते हैं CD4 पॉजिटिव टी सेल्स या हेल्पर टी सेल्स। ये एक्चुअली बी सेल्स को हेल्प करते हैं टू प्रोड्यूस द एंटीबॉडी। तो अगर मैं आपसे सिंपली ये पूछूं कि जो एक्वायर्ड इम्यूनिटी है वो किस चीज़ पर कंप्राइज कर, किस चीज़ से मिलकर बनती है, सो द एक्वायर्ड इम्यूनिटी इज मेड अप ऑफ टू लिम्फोसाइट्स, बी लिम्फोसाइट्स एंड टी लिम्फोसाइट्स। ठीक है, तो ये आपको बेसिक बात याद रखनी है, वही अभी हम यहाँ डिस्कस भी कर रहे हैं कि द एक्वायर्ड इम्यूनिटी कैन ऑफन bestow an extreme degree of protection. For example, certain toxins such as the paralytic botulinum or the tetanizing toxin of tetanus can be protected against in high doses. इतना ज़्यादा डोज में भी अगर ये टॉक्सिन बॉडी में एंटर हो तो हमारी अगर बॉडी में इम्यूनाइजेशन की जाए, एंटीबॉडीज डाल दी जाएं, तो इतना सीरियस टॉक्सिन को भी वी कैन केटर, वी कैन फाइट विद। सो द पॉइंट इज कि एक्वायर्ड इम्यूनिटी इज मेड अप ऑफ आइदर द एंटीबॉडीज विच आर प्रिपेयर्ड बाय बी सेल्स और द एक्टिवेटेड lymphocytes such as the T lymphocytes, and this immunity is extremely powerful. या अगर मैं आपसे इसको और सिंपल
अंदाज में समझाने की कोशिश करूं, जो इनेट इम्यूनिटी है दैट इज द फर्स्ट लाइन डिफेंस मैकेनिज्म ऑफ योर बॉडी। ज़रा सोचिए, मैंने आपको इनेट इम्यूनिटी में क्या क्या बताया था। इनेट इम्यूनिटी में मैंने आपको बताया था स्किन, WBCs, एंजाइम। सो दिस इज ऑल कॉल्ड द फर्स्ट लाइन इम्यून डिफेंस मैकेनिज्म। यानी अगर कोई बैक्टीरिया वगैरह बॉडी में एंटर होता है तो सबसे पहले उसको स्किन का सामना है, WBCs सच एज न्यूट्रोफिल्स और मैक्रोफेजेस का सामना है। बट जब ये इम्यूनिटी फेल हो जाती है तो अब आता है पावरफुल सिस्टम, द सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस। और वो पावरफुल सिस्टम बॉस क्या है? एक्वायर्ड इम्यूनिटी। अब आते हैं आपके बड़े बड़े से टैंक्स और मिसाइल सच एज द बी लिम्फोसाइड एंड द टी लिम्फोसाइड्स। द बी लिम्फोसाइड्स प्रोड्यूस दीज very important and effective chemicals called antibodies, and T cells start shooting here and there, the cytotoxic T cell, इनमें से खतरनाक enzymes निकलते हैं। Okay, so this is a very powerful system. The acquired immunity is a very strong system. Okay, चलो जी, अब डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं। बात अगर समझ में आ रही है, नहीं आ रही तो वीडियो पहले यहाँ तक रोक रोक के देख देख के रिवाइंड कर करके कॉन्सेप्ट को समझ लो, फिर आगे बात करते हैं बेसिक टाइप्स ऑफ एक्वायर्ड इम्यूनिटी, ह्यूमोरल एंड सेल मीडिएटेड। अब ये दोनों वर्ड समझो। मैंने आपको यहाँ पे भी थोड़ी देर पहले बताया था कि जो हमारा एक्वायर्ड इम्यून सिस्टम है उसमें बी सेल्स हैं और टी सेल्स हैं। बी सेल से क्या बनता है? एंटीबॉडी। एंटीबॉडी चूंकि ब्लड में रिलीज हो जाती है एंड इट स्टार्ट सर्कुलेटिंग इन द ब्लड, this is known as humoral system। और टी लिम्फोसाइट वाले आर्म को हम नाम देते हैं सेल मीडिएटेड। यानी एक्वायर्ड इम्यूनिटी इज मेड अप ऑफ बी लिम्फोसाइट, ह्यूमोरल कंपोनेंट, एंड टी लिम्फोसाइट, सेल मीडिएटेड कंपोनेंट। ओके, द टू बेसिक बट क्लोजली एलाइड टाइप्स ऑफ एक्वायर्ड इम्यूनिटी अकर इन द बॉडी। दे आर क्लोजली एलाइड, दे आर नॉट एब्सोल्युटली सेपरेट। जैसे यहां मैंने आपको एक कॉन्सेप्ट बताया था कि जो टी सेल्स हैं उनमें से एक कैटेगरी CD8 पॉजिटिव है, ये तो भाई इनका काम है फायरिंग वायरिंग करो, एंटीजन का खात्मा करो। लेकिन जो CD4 पॉजिटिव टी सेल्स हैं, दे हेल्प द बी सेल्स टू प्रोड्यूस द एंटीबॉडी। ओके, सो दे आर एक्चुअली क्रॉस टॉकिंग टू ईच अदर, दे डू नॉट वर्क इंडिपेंडेंटली। इन वन ऑफ दीज the body develops circulating antibodies. The circulating antibodies are made by the B cells, which are globulin molecules in the blood plasma capable of attacking the invading agent. This type of immunity is called humoral immunity or the B cell immunity. So the antibodies are made by the B cells. Okay, because B lymphocytes produce the antibodies, the second तो ये बात तो यहाँ तक ख़त्म हो गई कि जो पूरा एक्वायर्ड इम्यूनिटी है उसका एक कंपोनेंट है एंटीबॉडी प्रोडक्शन बाय द बी सेल्स, और सेकेंड टाइप जो है दैट इज द एक्टिवेशन ऑफ द टी लिम्फोसाइट्स, एंड दिस इज कॉल्ड सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी। ओके, एंड टी लिम्फोसाइट्स आगे डिस्कशन में बात आएगी कैन बी साइटोटॉक्सिक यानी CD8 पॉजिटिव टी सेल्स एंड हेल्पर यानी CD4 पॉजिटिव टी सेल्स। ओके, नाउ द नेक्स्ट हेडिंग is both types of acquired immunity are initiated by antigen. Very important concept. अब हमने ये बात तो समझ ली कि जो acquired immunity है it is actually comprising of two different types. इसकी एक कैटेगरी है ह्यूमोरल जिसमें एंटीबॉडी बनती है, और दूसरी कैटेगरी इसमें है सेल मीडिएटेड जिसमें टी सेल्स एक्टिवेट होते हैं। ये दोनों आपकी बॉडी में उस वक्त इफेक्टिव होंगे व्हेन देयर इज एन एंटीजन एक्सपोजर, और ये बेसिक डेफिनेशन थी। आपको याद है ये बात, मैंने आपसे कहा था कि जो एक्वायर्ड इम्यूनिटी है ये सिर्फ उस वक्त इनिशिएट होती है, उस वक्त बनती है व्हेन द बॉडी इज एक्सपोज्ड टू एंटीजेंस। ठीक है, अगर एंटीजन एक्सपोजर नहीं होगा तो ये एक्वायर्ड इम्यूनिटी काम नहीं करेगी। इट्स सिंपल एज दैट। बिकॉज द एक्वायर्ड इम्यूनिटी डज नॉट डेवलप अंटिल आफ्टर इन्वेजन बाय अ फॉरेन ऑर्गेनिज्म और टॉक्सिन, इट इज क्लियर दैट द बॉडी मस्ट हैव सम मैकेनिज्म फॉर रिकग्नाइजिंग दिस इन्वेजन। यानी जो बैक्टीरिया और वायरस बॉडी में एंटर हुए हैं उन्हें पहले रिकॉग्नाइज किया जाता है और फिर टी सेल और बी सेल एक्टिवेट होते हैं। नाउ ईच टॉक्सिन और ऑर्गेनिज्म ऑलमोस्ट ऑलवेज कंटेन वन और मोर स्पेसिफिक केमिकल कंपाउंड्स in their makeup that is different from the other compounds, and in general these proteins or large polysaccharides that initiate the acquired immunity are known as antigen. तो क्या बात हुई इस पूरे पैराग्राफ में? जो बात हुई वो ये कि हमारे टी सेल और बी सेल उस वक्त एक्टिवेट होंगे जब इनको कोई एंटीजन आकर इनको सेंसिटाइज करेगी। तो वो प्रोटीन
या वो अमाइनो एसिड की सीक्वेंस जो टी और बी सेल को एक्टिवेट करती है इनटू एक्टिवेटेड बी एंड टी सेल्स, उनको हम नाम देते हैं एंटीजन. सो एंटीजन इज एनीथिंग विच हैज़ द कैपेसिटी टू इनिशिएट द इम्यून सिस्टम या टू ऑगमेंट और टू फायर द इम्यून सिस्टम. तो इम्यून सिस्टम को एक्टिवेट करने के लिए जो प्रोटीन मॉलिक्यूल्स बॉडी में एंटर होते हैं, दे कैन बी बैक्टीरियल प्रोटीन्स, दे कैन बी viral proteins, or they can be any toxin, something which can trigger the immune system. उस something को हम नाम देते हैं antigen. Now antigen can be bacterial antigen, it can be viral antigen, it can be antigen from a parasite, sometimes it can be antigen from the person's own body, such as in the autoimmune diseases, but that is very rare as comparison to the foreign antigens. So जब कभी बॉडी में एंटीजन एंटर होगी, there will be activation of T and B lymphocytes. Okay, for a substance to be antigenic, it usually must have a high molecular weight, such as 8,000 Dalton or more. Furthermore, the process of antigenicity usually depend on regularly recurring molecular groups called the epitopes. अब होता ये है कि हमारी बॉडी में जो प्रोटीन पूरी बड़ी सी एंटर होती है, now ये प्रोटीन कैन बी अ बैक्टीरियल, बार बार मैं कह रहा हूँ, कैन बी अ बैक्टीरियल प्रोटीन और वायरल स्टाफ. ये हो सकता है पूरी की पूरी प्रोटीन हमारी बॉडी के लिए एंटीजेनिक ना हो, इसका एक छोटा सा रीजन, एक छोटी सी अमाइनो एसिड सीक्वेंस कैन बी इनफ टू एक्टिवेट टी एंड बी लिम्फोसाइट. सो वो रीजन जो इम्यून सिस्टम को एक्चुअली ट्रिगर करता है, उसको नाम देते हैं एपिटोप. सो एपिटोप इज अ स्मॉल पीस ऑफ एंटीजन विच कैन ट्रिगर एंड इनिशिएट द इम्यून रिस्पॉन्स. ओके, नाउ लिम्फोसाइट्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर एक्वायर्ड इम्यूनिटी. ये बात हमें पता है. कौन कौन से लिम्फोसाइट? बी लिम्फोसाइट्स एंड टी लिम्फोसाइट. बी लिम्फोसाइट क्या बनाते हैं? एंटीबॉडी. टी लिम्फोसाइट्स क्या करते हैं? एक्टिवेट करके ऑर्गेनिजम्स को किल करने की कोशिश करते हैं. नाउ द एक्वायर्ड इम्यूनिटी इज द प्रोडक्ट ऑफ बॉडीज लिम्फोसाइट्स. इन पीपल हु हैव अ जेनेरिक लैक ऑफ लिम्फोसाइट, there are some diseases जिसमें B और T lymphocytes होते ही नहीं हैं, or they have been destroyed by radiations or chemicals. acquired immunity develop ही नहीं करती, and that is fatal for existence. मतलब अगर acquired immunity नहीं होगी, the baby will die. Okay, the person dies of fulminating bacterial infection because these B and T, these guys are very important for fighting against infection. Therefore, it is clear that lymphocytes are essential for survival of humans. So they are critical and essential for human survival. Okay, now lymphocytes are located most extensively in the lymph nodes, but they are also found in specialized lymphoid tissues such as spleen and submucosal area of the gyri and thymus and bone marrow. अब इनकी सारी स्टोरी ये है कि जो lymphocytes हैं एक्चुअली हैं तो ये blood cells ही ना, तो ये कहाँ बनेंगे? They are all produced in the bone marrow. So this diagram is a good one to have a look at. So this is the bone, and they are showing there are precursors, hematopoietic stem cells. They are developing into ultimately the developing B lymphocytes, and the B lymphocytes goes out into the circulation, and in the circulation they finally reach into this ball, and this ball is basically a lymph node. It's a lymphoid tissue. So lymph node में आकर के ये B cells बैठ जाते हैं, और यहाँ लिम्फ नोड में अगर कोई एंटीजन इनको दिख गई, अब ये बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है. देखो लिम्फ नोड्स जो हैं वो आपकी पूरी बॉडी में जगह जगह डिस्पर्स्ड हैं. अगर सपोज ये आपकी बॉडी का कोई पार्ट है और यहाँ पे कोई बैक्टीरिया एंटर हुआ जिसमें एक पर्टिकुलर एंटीजन है, तो यहाँ लिम्फैटिक्स होंगी, उन लिम्फैटिक्स में ड्रेन करके ये एंटीजन इस लिम्फ नोड तक पहुँचेगी. इस लिम्फ नोड में कौन बैठा हुआ है? बी सेल बैठा हुआ है. तो ये एंटीजन इस बी सेल के साथ रिएक्ट करेगी, और अब ये जो बी सेल है ये जाग जाएगा, ये एक्टिवेट हो जाएगा, और अब इसको हम क्या नाम देंगे? प्लाज्मा सेल. सो here is the line. Now ये टेक्निकल लाइन है, इसको गौर से सुनो और समझने की कोशिश करो. अब मैं इसमें रुकूंगा नहीं, स्ट्रेट बोलूंगा, और अगर समझ में नहीं आ रहा तो वीडियो रिवाइंड करके दोबारा देखो. ओके, नाउ बी सेल्स, बी lymphocytes are produced from the bone marrow and they enter into the circulation. After entering into the circulation, they go and settle down in the lymph node. If the lymph node encounters any foreign antigen, the B cells are activated and they produce plasma cells, and plasma cells start producing antibodies so that these antibodies go and attack the antigen. तो ये पूरा साइकिल है कि जो B lymphocytes बनते हैं बोन मैरो में, वो lymph node में activate होते हैं by the antigen, और now they are converted into plasma cells, and plasma cells start producing the antibodies, and these antibodies fight against the antigen. So ये पूरा activation mechanism T cells का किस तरह
तरह से है, टी सेल का थोड़ा डिफरेंट है कहानी। टी सेल की कहानी ऐसे है कि द टी सेल्स आर ऑल्सो प्रोड्यूस इन द बोन मैरो बाय द हेमेटोपोएटिक स्टेम सेल्स, लेकिन ये जो टी सेल प्रीकर्सर हैं ये सर्कुलेशन में आके आप देख रहे हैं डायरेक्ट लिम्फ नोड में नहीं जा रहे, दे आर फर्स्ट गोइंग इनटू दिस बेबी व्हिच इज नोन एज द थाइमस। अच्छा, थाइमस में एक बहुत इंपॉर्टेंट काम होता है, देयर इज ट्रेनिंग ऑफ टी सेल्स। नाउ व्हाट इज दिस ब्लडी शिट ट्रेनिंग? ट्रेनिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। देखो क्या बात है, अब ये एक टी सेल है सपोज, ओके, इस टी सेल को थाइमस में क्या ट्रेन किया जाता है? इसको ट्रेन करते हैं कि भाई देख टी सेल, तुझे अगर ये पर्टिकुलर एंटीजन बॉडी में कहीं दिखे तो तूने इसको कुछ भी नहीं करना, इसको तूने छोड़ देना है, कोई रिएक्शन नहीं करना, क्योंकि ये प्रोटीन है सेल्फ प्रोटीन ऑफ द बॉडी। सपोज अगर तुझे ये वाली प्रोटीन दिखे, ये भी भाई अपनी बॉडी की प्रोटीन है, इस पे भी कोई रिएक्शन मत करना। अगर तुझे ये वाली प्रोटीन दिखे, ये एंटीजन दिखे, तो भाई इस पे भी रिएक्ट मत करना। तो बेसिकली टी सेल को अपनी बॉडी की तमाम प्रोटीन से यहाँ थाइमस के अंदर मिलवाया जाता है ताकि ये उसको पहचान ले, और ये पूरी ट्रेनिंग कहलाती है। इस ट्रेनिंग के बाद ये टी सेल्स बाहर आ जाते हैं। अब ये टी सेल बाहर आके कहाँ जाते हैं? ये टी सेल थाइमस में से जब निकलते हैं तो ये लिम्फ नोड्स में आ जाते हैं, और लिम्फ नोड में आके नाउ दे आर रिजाइडिंग, दे आर सिटिंग देयर। अब इनको इस लिम्फ नोड में अगर ये वाला एंटीजन दिखेगा तो दे विल नॉट रिएक्ट, क्योंकि यहाँ ट्रेनिंग में इनको बताया था कि ये एंटीजन अपनी बॉडी का है बॉस, इसके अगेंस्ट रिएक्ट नहीं करना। अगर इनको लिम्फ नोड में ये वाला एंटीजन दिखेगा दे विल नॉट रिएक्ट, क्योंकि दे नो दिस इज सेल्फ एंटीजन। और अगर इनको लिम्फ नोड में ये वाला ट्रायंगुलर एंटीजन दिखेगा अब भी ये रिएक्ट नहीं करेंगे, क्योंकि इनको पता है यार ये तो अपनी बॉडी का है और ये हमें ट्रेनिंग में बताया गया था। लेकिन अगर लिम्फ नोड में उनको ऐसा एंटीजन मिल गया जो ट्रेनिंग के दौरान इनको नहीं दिखाया था, Now is the boom. ये T cells इस एंटीजन को रिकॉग्नाइज करेंगे और they will recognize this antigen as a foreign antigen because ये ट्रेनिंग में उनको दिखाया नहीं था, so they know कि this is not self antigen. And now the T lymphocytes are activated T lymphocytes. Now they will do their job. अब depending upon कि ये कौन सा T lymphocyte है, अगर ये CD8 पॉजिटिव टी लिम्फोसाइट है, सो इट इज अ साइटोटॉक्सिक टी लिम्फोसाइट, इट विल स्टार्ट बॉम्बार्डिंग डिफरेंट केमिकल्स ताकि एंटीजन खत्म हो सके। लेकिन अगर ये CD4 पॉजिटिव टी लिम्फोसाइट है, विच मीन्स इट्स अ हेल्पर T cell, so it will go and help the plasma cell to produce right antibody to kill the antigen. So that's the whole story. अब मैं इसको अगर T cell की पूरी जर्नी को technical terms में define करूं, so here it is. The T cells are also produced in the bone marrow by the hematopoietic stem cells, and the T cell precursors are released into circulation, and then they first enter into the thymus. In the thymus, the T cells are trained by their interaction with the self antigen, so that they do not recognize self antigen and they do not destroy the self antigens. Once this training in the thymus is completed, the T cells are released into the circulation, and then they enter into the lymph node and settle here. If in the lymph node they identify an antigen which is not self antigen, they are activated and then they perform their job. Okay, so that's the whole story of how they are made, where they are trained, and how they are activated, and how they perform their job. Okay, so that's the whole story of the remaining paragraphs. अब इसको हम यहाँ देखते हैं. Now the lymphoid tissue is distributed advantageously in the body to intercept the invading organism. तो एंटीजन और टी सेल और बी सेल का जो इंटरेक्शन है वो बेसिकली लिम्फॉइड टिश्यू में होता है, लिम्फ नोड में होता है. इन मोस्ट केसेस the invading agent first enters the tissue fluids and then it is carried by the lymph vessels to the lymph node. So जो invading agent होगा bacterial antigen वो lymph node में पहुंचेगा ultimately, और T और B cells भी lymph node में पहुंचते हैं. So for example, the lymphoid tissue of the gastrointestinal tract is exposed immediately to antigens invading from the gut. The lymphoid tissue of the throat and pharynx is well located to intercept the antigens that enter the way of the upper respiratory tract. अब ये कुछ लोकेशंस आपको बताई हैं कि देखो जहां जहां एंटीजन की एंट्री की पॉसिबिलिटी है, यानी जब आप खाना खाते हो तो खाने में बहुत सारा बैक्टीरिया है, बहुत सारा वायरस है, तो ये बेसिकली एंटीजन्स हैं. तो खाने का जो एंट्री पॉइंट है रिंग ऑफ वेल्डेयर, जो फेरिंग्स में पूरा लिम्फॉइड टिश्यू का एग्रीगेट मौजूद है, तो वहाँ पे लिम्फॉइड टिश्यू है, जिसका मतलब ये हुआ कि वो चेक पॉइंट है. वहाँ पे टी लिम्फोसाइट्स भी हैं और बी लिम्फोसाइट्स भी हैं. तो जो एंटीजन है वो डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में आएंगे, और अगर एंटीजन आइडेंटिफाई हो गए बी और टी लिम्फोसाइट से तो इम्यून रिएक्शन होगा. बिल्कुल ऐसे ही डाइजेस्टिव ट्रैक्ट है, आपकी पूरी इंटेस्टाइन है, उसके अंदर बहुत
बहुत सारे एग्रीगेट्स ऑफ लिम्फॉइड टिश्यू है, तो जो आपके जीआई ट्रैक्ट में फूड पार्टिकल्स के थ्रू गुजरने वाले एंटीजन्स होंगे वो डायरेक्टली यहाँ आइडेंटिफाई हो जाएंगे. सो नेचर हैज प्रोवाइडेड विद यू विद अ लॉट ऑफ चेक पॉइंट्स जहाँ लिम्फॉइड टिश्यूज हैं ताकि एंटीजन्स को चेक किया जा सके. ओके, नाउ द लिम्फॉइड टिश्यू इन द lymph node is exposed to antigens that invade the peripheral tissue of the body, and the lymphoid tissue of the spleen and thymus and the bone marrow play specific roles of intercepting antigenic agents that have succeeded in reaching the circulating blood. So एक तो पॉइंट ऑफ एंट्री जहाँ जहाँ पे एंटीजन एंटर होने के चांसेस हैं, सच एज फेरिंग्स, सच एज जीआई ट्रैक्ट, तो वहाँ पे बहुत सारा लिम्फॉइड टिश्यू मौजूद है. लेकिन अगर कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन लिम्फॉइड टिश्यू से बच के बॉडी में ब्लड में एब्जॉर्ब हो गया तो ब्लड में फिर एक दो लोकेशंस ऐसी हैं जहाँ पे काफ़ी सारा लिम्फॉइड टिश्यू मौजूद है और वो चेक कर सकता है मल्टीपल एंटीजन्स को. और बॉडी के अंदर डीप डाउन द बॉडी वो ऑर्गन्स कौन से हैं? स्प्लीन है, थाइमस है, बोन मैरो है. दीज आर द प्लेसेस. इफ दीज एंटीजन्स रीच थाइमस, इफ दीज एंटीजन्स रीच spleen, वहां पर भी BOT cell बैठे हुए हैं and they can identify the antigens. Okay, now T and B lymphocytes promote cell mediated and humoral. This is what we have already been discussing. T lymphocytes they initiate the cell mediated response, and the B lymphocytes initiate the humoral immunity, which means they start producing the antibodies. Now, although most lymphocytes in normal lymphoid tissue look alike, when studied under a microscope, these cells are distinctly divided into two major populations. One is known as T lymphocyte and the other one is known as B lymphocyte. Okay, both types of lymphocytes are derived originally from the multipotent hematopoietic stem cells and coming from the common lymphoid progenitors, and they then differentiate into different cell lineages. So मैंने अभी यहाँ जो diagram discuss की थी, where is that diagram? This one. So there is an initial hematopoietic stem cell which is differentiating into T and B lymphocytes. Both the types of lymphocytes are, this is what we have studied already. Now the lymphoid progenitor cells that are eventually destined to form the activated T lymphocytes first migrate and they are processed in the thymus gland. ये अभी मैंने आपको डिटेल में समझा दिया कि थाइमस में इनकी ट्रेनिंग होती है और उसके बाद ये रिलीज होते हैं, and then they settle down in the lymph nodes. The other population, which is called the B lymphocytes, that are destined to form the antibodies, जो antibodies बनाएंगे ultimately, are pre-processed in the liver during the mid-fetal life and in the bone marrow in the late fetal life and after birth. यानी जो B lymphocytes हैं वो actually bone marrow में ही process होते हैं, सारे के सारे कहीं और नहीं होते. Okay, after birth. This population of cell were first discovered in the birds, which have a special pre-processing unit called the bursa of Fabricius. यानी birds में जो B cells हैं वो इस जगह जाके process होते हैं, यहीं से इनका नाम पड़ गया था B cells actually. Okay, फिर ये इस डायग्राम की तरफ रेफर कर रहे हैं, फिगर 35.1, which I have already explained to you in detail. Actually अभी ये वाली जो पूरी हेडिंग है प्री प्रोसेसिंग की, ये भी हम बात कर चुके हैं. प्री प्रोसेसिंग का मतलब है जो थाइमस में जैसे ट्रेनिंग हो रही है, इस पूरी ट्रेनिंग को हम कहते हैं प्री प्रोसेसिंग. अब पढ़ भी लेते हैं ताकि कोई चीज़ रह ना जाए. Although all lymphocytes in the body originate from the lymphocyte committed stem cells of the embryo, these stem cells are incapable of forming activated T lymphocytes or antibodies directly. Before they can be activated T lymphocytes or before they can start producing the antibody, they must be further differentiated, and following is the detail. So thymus gland, for example, is the unit for pre-processing of T lymphocytes. So thymus के अंदर ट्रेनिंग होती है टी लिम्फोसाइट्स की. ठीक है, सारी स्टोरी समझा चुका हूं, अब सिर्फ पढ़ देता हूं तो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा. द टी लिम्फोसाइट्स आफ्टर ओरिजिनेटिंग इन द बोन मैरो फर्स्ट माइग्रेट टू द थाइमस. ठीक होगी, समझ में आ गई ये लाइन. सबसे पहले ये थाइमस में जाते हैं. हेयर दे डिवाइड रैपिडली एंड एट द सेम टाइम डेवलप एक्सट्रीम डाइवर्सिटी फॉर रिएक्टिंग अगेंस्ट डिफरेंट स्पेसिफिक एंटीजेंस. दैट इज वन थाइमिक लिम्फोसाइट डेवलप्स स्पेसिफिक reactivity against one antigen, and then the next lymphocyte develops specific against the other one. So what that basically means is कि the T lymphocytes को different antigens से expose किया जाता है, which are the self antigens. Okay, और फिर ये release होते हैं into the circulation. The thymus also makes certain that any T lymphocyte leaving the thymus will not react against the proteins or antigens that are present in the body's own tissues. यानी T lymphocyte की जो ट्रेनिंग है उसमें ये चीज़ make sure की जाती है कि टी लिम्फोसाइट्स अपने ही प्रोटीन्स के अगेंस्ट फाइटिंग ना शुरू कर दें, क्योंकि अगर ये कर लिया, जिनको हम नाम देते हैं सेल्फ एंटीजेंस, अपनी ही बॉडी के एंटीजेंस के अगेंस्ट अगर टी लिम्फोसाइट ने अटैक किया, सो दिस इज व्हाट वी कॉल ऑटो इम्यून डिसऑर्डर.
ऑटो इम्यून डिसऑर्डर का मतलब होता है कि आपके अपने टी सेल्स, आपकी अपनी सेल्फ एंटीजेंस, यानी से फॉर एग्जांपल देयर इज अ पर्सन, ये मैं बना रहा हूँ एक बंदे का लोअर लिम्ब एंड दिस इज द नी ज्वाइंट में देयर आर कार्टिलेजेस। सपोज टी सेल्स कार्टिलेज के एंटीजन को डिस्ट्रॉय कर देता है। अब कार्टिलेज अपना ही था ना यार, और टी सेल्स भी अपने ही थे। दिस इज एन आर्थराइटिक कंडीशन, रिमेटॉइड आर्थराइटिस फॉर एग्जांपल इज वन very simple example for that, where there is autoimmune destruction of the cartilage. अपना ही टी सेल है, अपने ही कार्टिलेज को डैमेज कर रहा है। क्यों भाई? क्योंकि इसकी ट्रेनिंग सही से नहीं हुई। थाइमस में इसको कार्टिलेज के प्रोटीन सही से नहीं दिखाए गए। सो इफ देयर आर प्रॉब्लम्स लाइक दिस, देन देयर आर autoimmune disorders, right? Most of the pre-processing of the T lymphocytes in the thymus occur shortly after birth of a baby and for a few months after the birth. Beyond this period, removal of the thymus diminishes but not completely eliminate the T lymphocytic immune system. यानी जो thymus है, it is important for a certain period in life. अगर उसके बाद इस thymus को निकाल भी दें तो T lymphocyte की ट्रेनिंग कम ज़रूर हो जाती है बट टोटली फिनिश नहीं होती, क्योंकि उस वक्त तक ऑलरेडी इतनी ट्रेनिंग हो चुकी होती है कि we have enough reservoirs of T cells, okay, which keep on dividing and producing new T cells which are already trained. However, removal of the thymus several months before birth, लेकिन अगर birth से पहले thymus को निकाल दें, now there is a गड़बड़, और अब T cells की ट्रेनिंग नहीं होगी and there will be rejection of self proteins के against reaction शुरू हो जाएगा, right? तो ये सारी कहानी थी thymus की regarding the T cells. T stands for thymus, by the way. You see T and thymus. अच्छा, अगली प्री प्रोसेसिंग जिसकी मुझे बात करनी है, दैट इज द प्री प्रोसेसिंग ऑफ बी लिम्फोसाइट्स. बी लिम्फोसाइट्स की प्रोसेसिंग होती है इन द बोन मैरो आफ्टर बर्थ एंड ऑल्सो इन द लिवर बिफोर बर्थ. इन ह्यूमंस, बी लिम्फोसाइट्स आर प्री प्रोसेस्ड इन द लिवर ड्यूरिंग मिड फीटल लाइफ एंड इन द बोन मैरो ड्यूरिंग द लेट फीटल एज वेल एज आफ्टर बर्थ. B lymphocytes are different forms of different from the T lymphocytes in two ways. Number one, instead of the whole cell developing the reactivity against antigen as occurs for the T lymphocytes, the B lymphocytes actively secrete antibodies that are reactive agents. So पहला difference जो है T और B lymphocytes का वो तो यही है कि B lymphocyte produces antibodies and they release this into the circulation. T lymphocytes में antibodies नहीं बनती. Second difference ये है कि the B lymphocytes have even greater diversity as compared to the T lymphocytes, thus forming many millions of different types of B lymphocyte antibodies. So the point is that the B lymphocytes are hugely diverse and we will discuss in the upcoming video कि diversity किस तरह से achieve होती है. The genes which are there for production of antibodies, they can rearrange themselves to huge capacity. One component of the gene combines with the other one, this combines with the other one, genetic rearrangement and splicing. This leads to formation of highly variable form of antibodies. Okay, so these are the two major differences between B and T cells. One, they produce antibody. Two, they are much more diverse as compared to the T cell. जब हम ये बात करते हैं कि much more diverse, इसका मतलब क्या है? मतलब ये है कि जो बी लिम्फोसाइट्स हैं, दे कैन एक्चुअली आइडेंटिफाई मोर एंटीजेंस, सो दे हैव द कैपेसिटी टू आइडेंटिफाई लार्जर नंबर ऑफ एंटीजेंस. ओके, राइट. डिस्कशन को आगे कंटिन्यू करते हैं. टी लिम्फोसाइट्स एंड बी लिम्फोसाइट्स एंटीबॉडीज रिएक्ट अगेंस्ट स्पेसिफिक एंटीजेंस. रोल ऑफ लिम्फोसाइट क्लोन. अब क्लोन का कॉन्सेप्ट मुझे आपको इंट्रोड्यूस करना है. आइए पढ़ते हैं इसको, फिर मैं ये समझाता हूँ कि व्हाट डज दैट मीन. व्हेन स्पेसिफिक एंटीजन कम इनटू कॉन्टैक्ट विद T and B lymphocytes in the lymphoid tissue, some of the T lymphocytes become activated to form activated T cells and some of the B lymphocytes become activated to form antibodies. अब तक तो कोई मुश्किल चीज़ नहीं है कि अगर T और B lymphocytes का interaction antigen के साथ होगा, so they will be activated. और ये interaction कहाँ होगा? This interaction will happen in the lymph node. The activated T cell and antibodies in turn react highly specifically against the particular type of antigens and that initiated their development. The mechanism of specificity is described next. So ये बात तो मैं शुरू से आपको बता रहा हूँ कि जो acquired immune system है, चाहे वो T lymphocyte हो या B lymphocyte हो, this is highly specific. मतलब ये एक particular antigen के against ही react करता है, generalize नहीं है, हर एक antigen को जाके नहीं पकड़ लेता. Okay? Now millions of specific types of lymphocytes are stored in the lymphoid tissue. Millions of different types of preformed B lymphocyte and preformed T lymphocytes capable of forming highly specific types of antibodies or T cells are stored in the lymphoid tissue.
each of these preformed lymphocyte is capable of forming only one type of antibody or one type of T cell. Once the specific lymphocyte is activated by its antigen, it reproduces wildly. Pay attention to the word. It reproduces wildly, forming tremendous number of duplicate lymphocytes. If a B lymphocyte, its progeny will eventually secrete a specific type of antibody and it will produce big amounts of antibody. अभी मैं थोड़ी देर में आपको बताऊंगा. If it's a T lymphocyte, its progeny are specifically sensitized T cells that are released into the lymph, carried into the blood and then circulated throughout the body. All different lymphocytes that are capable of forming one specific antibody or T cell are known as the clone. अब आ जाओ भाई इस बात को समझाऊं. Right. So suppose we have here we have a lymph node and this is the lymph node. इसके अंदर we have a lot of different B and T lymphocytes. Okay. Now let's say this is a T lymphocyte, that's a B lymphocyte. Well, actually मैं different colors से बनाता हूँ ताकि ये बात आपको अच्छे से समझ में आ जाए. This concept is important. So let's spend some time on this. So we have different B lymphocytes here and let's now change the color for T lymphocyte and we have different T lymphocytes here. Okay. Now this is the lymph node and remember what I told you कि lymph node में what happens? Lymph node में there is interaction of antigen and these cells. So अगर कोई antigen यहाँ पे enter हो जाती है, let's say this is the antigen और ये antigen react करती है इस particular B lymphocyte के साथ, तो what will happen? और मैं बार बार ये बता रहा हूँ कि इस particular lymphocyte के साथ ही react करेगी, सबके साथ नहीं करेगी क्योंकि ये हर B cell अलग है. ये B cell सिर्फ एक particular तरह के antigen को identify कर सकता है. ये जो B cell है ये हो सकता है सिर्फ एक particular इस तरह के antigen को आइडेंटिफाई करे. ये जो बी सेल है ये हो सकता है इस तरह के एंटीजन को आइडेंटिफाई करे एंड सेम गोज फॉर द टी सेल्स. ये टी सेल हो सकता है सिर्फ इस तरह के एंटीजन को आइडेंटिफाई करे. ये टी सेल हो सकता है सिर्फ इस तरह के एंटीजन को आइडेंटिफाई करे. सो दीज बी एंड टी सेल्स आर स्पेसिफिक इन देयर नेचर. अब ये बैठे हुए होते हैं लिम्फ नोड्स के अंदर और अगर कभी ऐसा एंटीजन आ गया जिसको ये वाला बी सेल आइडेंटिफाई कर सकता है, सो ये बी सेल क्या करेगा पता है? ये बी सेल अपने नंबर को बढ़ाएगा. इट विल डिवाइड वाइल्डली और यही यहाँ पर कॉन्सेप्ट दिखाया हुआ है कि से फॉर एग्जांपल देयर आर 3 टाइप्स ऑफ बी लिम्फोसाइट्स. एक है B1, दूसरा B2 एंड B3, जैसे मैंने यहाँ बनाए B1, B2 एंड B3. अब ये जो B1 है इस तरह के एंटीजन्स को आइडेंटिफाई करेगा, ये इस तरह के एंटीजन को आइडेंटिफाई करेगा, ये स्क्वायर एंटीजन को आइडेंटिफाई करेगा. अगर बॉडी में इस तरह सर्कुलर एंटीजन्स एंटर होंगे जिसका मतलब ये हुआ कि भाई ये वाला बी सेल एक्टिवेट होगा और ये वाला बी सेल अब अपनी मल्टीपल कॉपीज बनाएगा, 2, 3, 4 और ये फिर फर्दर अपनी कॉपीज बनाएंगे. इस तरह जो एक्सपेंशन हो रही है, अब ये जितने भी बी सेल्स बने हैं हम ये कहते हैं कि यार ये सारे बी सेल्स जो हैं दे आर क्लोन of this B cell. So this is called clonal expansion. So depending upon कौन सी एंटीजन आई उसके हिसाब से क्लोनल एक्सपेंशन होता है. तो अभी सारे मुद्दे को अगर मैं समराइज करूं तो ऐसा है कि हमारे लिम्फ नोड में अलग अलग तरह के बी और टी लिम्फोसाइट पड़े होते हैं. जैसे ही कोई एंटीजन एंटर होती है, एक कोई स्पेसिफिक टाइप का बी या टी लिम्फोसाइट उस एंटीजन के साथ मैच करता है. जैसे ही वो मैच कर लेता है वो अपने नंबर को बढ़ा देता है और एक क्लोन तैयार करता है. इस प्रोसेस को हम कहते हैं क्लोनल एक्सपेंशन. ओके, सो ये है कॉन्सेप्ट ऑफ अ क्लोन. बात समझ में आ गई? अब अगली हेडिंग है ओरिजिन ऑफ मैनी क्लोन्स ऑफ lymphocytes. Only several hundred to few thousand genes code for millions of different types of antibodies. At first it was mystery how it was possible for so few genes to code for millions of different types. So अब यहाँ सारी जो बात हो रही है that is actually about the genetics of antibody production. बात मैं बिल्कुल सिंपल करके आपको बता देता हूँ कि जो जीन्स हैं एंटीजन और एंटीबॉडी इंट्रैक्शन वाली, यानी बी सेल में एंटीबॉडी प्रोडक्शन की जो जीन्स हैं उसमें different part of the genome can arrange with a different part of the genome in a manner कि rearrangement इस तरह से होती है कि बहुत सारी different types की antibodies बनती है. इसको ऐसे समझो कि हमारे पास इंग्लिश में words हैं A, B, C, D, E, है ना, और इन तमाम अल्फ़ाबेट्स को मिलाकर we can produce like thousands and millions of different words. बहुत सारे words बनते हैं. इसी तरह इस genes को rearrange करके बहुत सारी different तरह की antibodies बनती हैं और वो millions of antibodies we can actually produce. I mean huge clones. We can have one B cell recognizing this particular type of antigen, one recognizing circular antigen, one recognizing the square,
any shape you imagine, and we have the antibody recognition for that particular shape. So our immune system is super duper smart. It's not a dumbo system, it's a super duper smart system. Okay, राइट सो अब जो मुझे इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस करने हैं, कॉन्सेप्ट सारा आपको समझा दिया. ईच क्लोन ऑफ द लिम्फोसाइट इज रिस्पॉन्सिव टू ओनली सिंगल टाइप ऑफ एंटीजन. ये बात हमने यहाँ पे डिस्कस की थी कि जो एक क्लोन है दैट इज स्पेसिफिक टू वन सिंगल टाइप ऑफ एंटीजन. ठीक है, सो द क्लोन्स आर एंटीजन स्पेसिफिक, और ये सारे पैराग्राफ में यही लिखा हुआ है. द रीजन फॉर दिस इज द फॉलोइंग. इन केस ऑफ द बी लिम्फोसाइट्स, ईच ऑफ दीज हैज ऑन इट्स सेल सरफेस मेम्ब्रेन अबाउट 100,000 एंटीबॉडी मॉलिक्यूल्स that will react highly specifically with only one type of antigen. So ये जो एंटीबॉडी मॉलिक्यूल है इस ट्रायंगुलर चीज के साथ मिलेगा, ये सर्कुलर चीज के साथ मिलेगा, ये स्क्वायर चीज के साथ. So they are very highly specific. Okay, therefore when appropriate antigen comes along, जैसे इस केस में ये सर्कुलर एंटीजन आई है, it immediately attaches to the antibody in the cell membrane. This leads to activation process described in more detail subsequently. अभी पढ़ेंगे इसके बारे में. In the case of T lymphocyte, molecules similar to antibodies called the surface receptor प्रोटीन्स आर देयर. तो ये तो बी सेल की जिस तरह एग्जांपल की थी ना, बिल्कुल इसी तरह टी सेल के अंदर. सो बी सेल की सरफेस पर ये जो स्ट्रक्चर अटैच है, दीज आर द एंटीबॉडीज. दीज एंटीबॉडीज आइडेंटिफाई द एंटीजेंस. टी सेल के सरफेस पर भी रिसेप्टर होते हैं, उनको हम नाम देते हैं टी सेल रिसेप्टर. तो पॉइंट ये है कि बी सेल और टी सेल दोनों के सरफेस पर कोई ना कोई रिसेप्टर है जो किसी ना किसी एंटीजन के साथ फिक्स होगा और उसको आइडेंटिफाई करेगा, और एक दफा आइडेंटिफाई कर लिया तो फिर ये अपना नंबर बढ़ाएगा और एक क्लोन तैयार करेगा. दिस इज व्हाट वी कॉल क्लोनल एक्सपेंशन. ठीक है, अच्छा फिर रोल ऑफ मैक्रोफेजेस. That's an important heading. Sometimes what happens कि जो एंटीजन है वो डायरेक्ट इंटरेक्शन विद बी या टी सेल नहीं करता. सो फॉर एग्जांपल दिस इज अ लिम्फ नोड, और इस लिम्फ नोड के अंदर ये मौजूद है एक बी सेल और ये मौजूद है एक मैक्रोफेज, और ये है एंटीजन. ये एंटीजन डायरेक्टली यहाँ आइडेंटिफाई नहीं होती. व्हाट हैपेंस कि मैक्रोफेज इसको अपने अंदर लेता है, प्रोसेस करता है और इसके चॉप्ड पीसेस निकाल के इसके साथ इंटरेक्ट करवाता है. सो एक्चुअली मैक्रोफेज हेल्प कर रहा है बी लिम्फोसाइट की टू आइडेंटिफाई द एंटीजन, और इस सारे प्रोसेस में हम कहते हैं कि जो मैक्रोफेज है इट इज बिहेविंग लाइक एंटीजन. गौर से सुनिए इस टर्मिनोलॉजी को, एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल. एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल ऑल्सो कॉल्ड APC. और यहां देखें यही तो कर रहा है, ये एंटीजन को इंगल्फ कर रहा है, उसको प्रोसेस कर रहा है और प्रेजेंट कर रहा है बी सेल को या टी सेल को. सो मैक्रोफेजेस आर एक्चुअली antigen presenting cells. Okay, so this whole paragraph is written about macrophages, that they present the antigens. Aside from the lymphocytes in the lymphoid tissue, literally millions of macrophages are also present in the lymphoid tissue. These macrophages line the sinusoids of the lymph nodes and other lymphoid tissue as well. Most invading organisms first phagocytosed and partially digested by the macrophages, and the antigenic products are liberated into the macrophage cytosol. The macrophage then pass these antigens by cell to cell contact to the lymphocyte, so they are antigen presenting cells. Okay, now the macrophages in addition to secrete a special activating substance such as interleukin-1 that promote the further growth and reproduction of a specific lymphocyte. So macrophages not only present the antigens to the lymphocyte, they also help the growth of lymphocyte, the multiplication of lymphocytes by releasing interleukin-1. So remember, macrophages are important for functioning of lymphocytes. Okay, role of T cells, मैंने आपको इस चैप्टर के स्टार्ट में बताया था कि T cells दो तरह के हैं. One of the T cells are called helper T cells, and these helper T cells actually help B cells to produce antibodies. Okay, so this paragraph is all about this. Specific attributes of the B lymphocyte system, the humoral antibody formation by the plasma cells. अब जो अगले एक पेज पर मुझे बात करनी है, द रिमेनिंग बिट ऑफ दिस वीडियो इज ऑल समथिंग दैट वी हैव मोर और लेस डिस्कस्ड. तो इसको हम पढ़ लेते हैं एक दफ़ा. तो कॉन्सेप्चुअल बातें हम इस वीडियो के स्टार्ट में इस बारे में भी सारी कर चुके हैं. फॉर एग्जांपल मैं आपको बता चुका हूं कि जो बी लिम्फोसाइट है वो एक्टिवेट होकर प्लाज्मा सेल बनाता है, और जो प्लाज्मा सेल्स हैं दे अल्टीमेटली प्रोड्यूस द एंटीबॉडी. मैंने आपको एक डायग्राम दिखाई थी यहाँ पर, दिस पर्टिकुलर डायग्राम, कि व्हेन द बी लिम्फोसाइट इनकाउंटर द एंटीजन दे आर matured into a plasma cell and the plasma cell release the antibodies. Okay, so यही सारी बात यहाँ पे लिखी हुई है. You can go read this. और एक जो इम्पॉर्टेंट मुझे चीज़ डिस्कस करनी है कि जो प्लाज्मा सेल्स हैं दे टेक सम टाइम टू डेवलप. सो फॉर एग्जांपल दे टेक few days actually to develop, but like 4 days for example.
from the B cell. But once the plasma cells have developed, they start producing huge amount of antibodies. For example, 2000 molecules per second फॉर ईच प्लाज्मा सेल, यानी एक प्लाज्मा सेल में से 2000 मॉलिक्यूल्स ऑफ एंटीबॉडी निकल रहे हैं हर सेकंड. तो जरा सोचें कितना सारा एंटीबॉडी वी कैन एक्चुअली make. Okay, so that's an important thing to impress someone, that you know this fine details about the plasma cells. Okay, now formation of the memory cell, now that's also important. आपकी बॉडी में सिस्टम इस तरह से है कि जब ये क्लोनल एक्सपेंशन होती है, क्लोनल एक्सपेंशन में सारे के सारे ये सेल्स, अल्टीमेटली बी सेल्स ने क्या बनाना होता है, इस वाले बी सेल से भी प्लाज्मा सेल बन जाएगा और प्लाज्मा सेल से एंटीबॉडी रिलीज होगी, इससे भी प्लाज्मा. सम ऑफ द सेल्स, कुछ सेल्स ऐसे हैं जो प्लाज्मा सेल में कन्वर्ट नहीं होते हैं, दे स्टे इन द सर्कुलेशन लाइक दिस, दीज आर कॉल्ड मेमोरी सेल्स. उसका रीजन ये है क्योंकि आइंदा फ्यूचर में अगर दोबारा ये एंटीजन, सेम एंटीजन एंटर होगी तो इनको पहचानने वाला कोई होना चाहिए. So those cells are simply known as the memory cells. Okay, so the concept of the memory cell is very important. A few of the lymphoblasts formed by activation of the clone of the B lymphocyte do not go on to forming the plasma cell. यानी कि plasma cell नहीं बनाते बल्कि they stay in the circulation and they are known as the memory cells. And the memory cells are important कि अगर दोबारा exposure होता है, if there is subsequent exposure to the same antigen, then these memory cells can react much faster and they can produce the clone much faster because now they have absolutely identified कि ये वाली एंटीजन के अगेंस्ट हम क्लोन बना चुके थे, तो इनकी जो स्पेसिफिसिटी है वो मजीद बढ़ जाती है. सो दे रिमेन इन द सर्कुलेशन एज मेमोरी सेल्स. ओके, राइट. ओके, देन दिस इज नॉट एन एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट पैराग्राफ. जनरेशन ऑफ द लाइफ लॉन्ग इम्यूनिटी, दिस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट. फॉर सम एंटीजेंस प्लाज्मा सेल्स जो बनते हैं वो पूरी लाइफ हमें इम्यूनिटी देते हैं. सो प्लाज्मा सेल्स आर बेसिकली डिवाइडेड इनटू शॉर्ट लिव्ड प्लाज्मा सेल्स जो कुछ अरसे में दे विल बी डेड, एंड द लॉन्ग लिव्ड कैटेगरी ऑफ द प्लाज्मा सेल्स विच persist for the rest of the life. For example, आप जरा सोचें बचपन में आपको कुछ diseases के against vaccination लगी थी, such as measles, smallpox, and you are still fine even after 70 years of vaccination. बचपन में vaccination लगी but 70 साल तक दोबारा measles नहीं हो रहा. So imagine these immunity providing cells are so long living in these particular cases. Okay, but that's not always the case. For example, COVID की vaccination भी हमने करवाई है, but there is always a discussion of booster because हम ये कहते हैं कि जनाब after some time the vaccination that we use for COVID is no more effective, तो booster लगवाना चाहिए. But point ये है इस पूरी heading का कि for some of the diseases the plasma cells are long living plasma cells. Okay, अब थोड़ा सा discussion कर लेते हैं एंटीबॉडीज का. एंटीबॉडीज different types की होती हैं, but in general जो structure है एंटीबॉडी का वो इस तरह होता है कि there are two heavy chains. ये एक heavy chain है, ये दूसरी heavy chain है, and there are two light chains. This is a light chain and this is the light chain. Okay, and then the heavy and the light chains obviously are in conjunction, bond बनाते हैं एक दूसरे के साथ. और there is a constant region which is fixed region and there is a variable portion. Variable portion का मतलब ये है कि यहाँ जो अमाइनो एसिड सीक्वेंस होगी वो डिफरेंट होगी, इसीलिए जो एंटीजन यहाँ बाइंड करेगी वो डिफरेंट होगी. हर एंटीबॉडी का यहाँ पर चूंकि अमाइनो एसिड और प्रोटीन सीक्वेंस अलग होगा, इसीलिए एंटीजन बाइंडिंग कैपेसिटी भी डिफरेंट होगी. चूंकि ये डिफरेंट है इसलिए ये वाला पोर्शन कहलाता है वेरिएबल पोर्शन और ये पोर्शन कहलाता है कांस्टेंट पोर्शन. ओके, Now antibodies are gamma globulins called the immunoglobulins. Antibodies का दूसरा नाम क्या है? Immunoglobulins. And they have usually the molecular weight of 160,000 Daltons and 970,000 Daltons and constitute about 20% of all the plasma proteins. So plasma proteins जितनी भी हैं उनका 20% तो antibodies ही हैं, हमारे blood में घूम रही हैं. All the immunoglobulins are composed of light chains and heavy chains जो मैंने आपको यहाँ दिखा दी. Most are a combination of two light and two heavy chains like this. This is one light chain, this is second light chain, one heavy chain, second heavy chain. Okay, and but this combination is the most common general arrangement. It can also vary, 10 heavy 10 light chains and things like that. Okay, there is a variable portion, ये मैं आपको बता चुका हूँ. There is a constant portion, इस पे हम बात कर चुके हैं. And these protein chains are bound together with some bondings. Okay, so they are not like they are free from each other, they are bound to each other.
All right, okay. Now, specificity for antibodies. Each antibody is specific for a particular antigen. क्योंकि इनके पास एक variable region है, variable segment है, which contains, distinguished, separate sequence of amino acid. So therefore, हर antibody का molecule एक particular antigen के molecule से bind करता है. Okay, so they are specific. The amino acid organization has a different stereotypic shape for each antigen specificity. ये सारी बात simple लिखी हुई है जो मैंने आपको ऊपर बता दी already. When the antibody is highly specific, there are so many bonding sites that the antibody antigen coupling is exceedingly strong, held together by hydrophobic. This is not important for your exam, so I would simply leave it. Affinity constant, no, छोड़ दो भाई इसको. This is important. 5 general classes of antibodies: IgM, IgG, IgE, IgD and IgA. Okay, ये पांचों important है. Particularly IgM के बारे में अभी हम discuss करेंगे why this is so important. IgA is secretory antibody. It is, for example, released in your tears, in your saliva, and IgM और IgE are also important. अभी discuss करते हैं. For the purpose of our limited discussion here, 2 of these class of antibodies of particular importance, IgG, which is a bivalent antibody, constitute about 75% of all the antibodies. यानी सब antibodies में सबसे ज़्यादा antibodies blood में यही है IgG. IgE, which constantly a very small percentage of the antibody but is especially involved in allergies. IgM is the class because it's an interesting one because large share of antibodies formed during the primary response are of this type. यानी जब कोई infection किसी को होता है तो बॉडी में सबसे पहली जो एंटीबॉडी बनती है वो IgM कैटेगरी की एंटीबॉडी है. So this is one of the first acute phase antibody that we produce, and this is followed by production of IgG. Okay, and IgM is the biggest one also, and it cannot cross placenta. And these antibodies have 10 binding sites, not 2 binding sites, 10 binding sites because this is pentameric. ये arrangement इसकी इस तरह होती है कि ऐसे 5 एंटीबॉडी के मॉलिक्यूल आपस में जुड़े होते हैं. हर एंटीबॉडी के मॉलिक्यूल में there are 2 binding sites, 1 and 2, और अगर 5 एंटीबॉडी के मॉलिक्यूल होंगे तो 2 multiplied by 5 binding sites, which means 10 binding sites in total. So that's a big antibody. Okay, mechanism of action of antibodies. Antibodies जो B cell से बनती हैं, they perform their action by 2 different mechanisms. The first one is directly attacking on the invader. Direct attacking on the invader का मतलब ये है कि suppose there is an antigen here and here we have an antibody. ये antibody directly इसको bind करेगी. एक एंटीबॉडी बाइंड करेगी, दूसरी इसी क्लोन की दूसरी एंटीबॉडी बाइंड करेगी एंड दे विल मेक अ क्लम्प, और ये क्लम्प फिर मैक्रोफेजेस वगैरह आके इसको इंगल्फ कर लेंगे. तो इसने क्या किया, डायरेक्टली इन्वेडर या फॉरेन ऑर्गेनिज्म को खत्म कर दिया. एंटीबॉडी एक काम और करती हैं, एंटीबॉडी ऑल्सो एक्टिवेट द कॉम्प्लीमेंट सिस्टम ऑफ योर बॉडी, जिसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे. सो कॉम्प्लीमेंट एक्टिवेशन एंड डायरेक्ट एक्शन. Direct attack and complement activation, they are the 2 jobs done by the antibody. यानी अगर कोई आपसे पूछता है कि भाई एंटीबॉडी अपना काम करती कैसे है, तो एंटीबॉडी अपना काम 2 तरीके से करती है. एंटीबॉडी कैन परफॉर्म देयर डायरेक्ट अटैक एक्टिविटी एंड दे कैन ऑल्सो एक्टिवेट द कॉम्प्लीमेंट सिस्टम. अब जो डायरेक्ट एक्शन है वो कैसे होता है? डायरेक्ट एक्शन कैन बी बिकॉज ऑफ द एग्लूटिनेशन, जो मैंने अभी आपको यहां बताया कि द फॉरेन पार्टिकल इज सराउंडेड बाय डिफरेंट एंटीबॉडीज, और इस पूरे को हम कहते हैं कि जी प्रेसिपिटेशन हो गई, एग्लूटिनेशन हो गई, एंड दिस clump which is produced is then engulfed by the macrophage. Precipitation या agglutination, same stuff. Okay, neutralization is something जिसमें suppose ये एक dangerous organism का एक dangerous epitope या antigen है, so what an antibody can do is bind to it, और जैसे ही antibodies पे bind करेगी, now it is no more toxic. तो हम कहते हैं कि एंटीबॉडी ने इस पूरे एंटीजन को न्यूट्रलाइज कर लिया. ओके, लाइसेस in which some potent antibodies are occasionally capable of directly attacking the membranes of the cellular agents, thereby causing the rupture of the agent. अब अगर सपोज ये एक बैक्टीरिया है और इस बैक्टीरिया पर ये एंटीजेनिक कंपाउंड है, सो एंटीबॉडीज कैन डायरेक्टली बाइंड हियर एंड कॉल फॉर अदर इम्यून सेल्स. वो इम्यून सेल्स आके इस पूरे सेल को खत्म कर सकते हैं. सो ये एंटीबॉडीज इस तरह भी डायरेक्टली ऑर्गेनिज्म के साथ फाइट करती है. दीज डायरेक्ट एक्शन ऑफ द एंटीबॉडीज ऑफन आर नॉट सो स्ट्रांग and therefore
the complement system, which is more stronger response, is also activated by the antibodies. अब antibodies किस तरह कॉम्प्लीमेंट सिस्टम को एक्टिवेट करती हैं, ये है हमारी अगली वीडियो का कंटेंट, तो हम बात करेंगे इसके बारे में अपनी अगली वीडियो में। यहां तक इस वीडियो को भाई बार बार आपने देखना है, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट्स बड़े इंपॉर्टेंट हैं। ये आपको अगली वीडियो ही नहीं समझ में आएगी जब तक ये समझ में नहीं आएगा। और बेसिक बॉडी का इम्यून मैकेनिज्म कैसे काम करता है, उस पूरी अंडरस्टैंडिंग के लिए दिस वीडियो इज एक्सट्रीमली हाई ईल्ड। सो ऑल द बेस्ट, इस वीडियो को अच्छे से देखें। अगर वीडियो पसंद आई तो भाई लाइक शेयर कर दें, सब्सक्राइब कर दें, ये सारे काम करते रहा करें। आपसे मुलाकात होगी अब अगली वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा।